जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। दूसरे चरण के मतदान के बाद यदि लोकसभा 2024 के चुनाव परिणाम को यदि एक लाइन में समझना हो तो इतना ही कहा जा सकता है कि इस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 400 पार का दावा किया था उसकी हवा निकल गई है और अब स्थिति ये बन गई है कि बहुमत के लाले पड़ गए हैं। दूसरे चरण में जो परिस्थितियां हैं वह कमोबेश पहले चरण की तरह ही है और अब देखना है कि आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री और कितनी झूठ बोलते हैं और अब रोने धोने का खेल शुरू होगा। यह बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि कल दूसरे चरण के जिन 88 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से एनडीए के पास 68 यानी 68 सीट थी, खुद बीजेपी के पास 54 सीट थी और इनमें से यदि आधे से ज्यादा सीट पूरी तरीके से फंसी नजर आ रही है और केवल धर्म के आश्रय जीत लेने की उम्मीद पाले भाजपा बैठी है तो यकीन मानिए कि दो चरणों के जो 190 सीटों पर मतदान हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को लगभग 40 से 50 सीट का नुकसान हो रहा है। पहले चरण का तो हमने आपको पूरा विस्तार से बताया। आज दूसरे चरण की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान हुआ। ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती थी। इसमें से कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव। कांकेर से शुरुआत करें तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही दिन से कहा जा रहा था कि खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति को भोजराज नाग को टिकट दी है जिन पर महिला उत्पीड़न का आरोप है, जिनके मंत्र तंत्र को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं और इस पूरे क्षेत्र में नारी न्याय गारंटी योजना, युवा न्याय गारंटी योजना की धूम रही और ऐसी परिस्थिति में आप खुद समझ सकते हैं कि परिणाम क्या होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पानी की तरह पैसा बहाया है। वीरेश ठाकुर को आखिरी 2-3 दिनों में पैसे की दिक्कत हो गई थी जबकि बड़े नेताओं में केवल प्रियंका गांधी ने ही एक सभा ली थी। बाकी पूरा वीरेश ठाकुर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वे ही और उनकी टीम ही काम कर रही। तब दूसरा सीट महासमुंद। महासमुंद में आखिरी समय में अब सवाल ये उठ रहा है कि यदि साहू समाज ने ताम्रध्वज साहू यानी कांग्रेस का साथ दिया होगा तो इस सीट को भारतीय जनता पार्टी गंवाने जा रही है। पिछले 3 चुनावों से भाजपा इस सीट पर कब्जा करते रही है लेकिन पहली बार प्रयोग के तौर पर साहू बहुल इलाके में अघरिया समाज को मौका दिया और रूप कुमारी चौधरी को टिकट दी थी। यहां सारा दारोमदार जो निर्भर है वह साहू समाज के वोट पर निर्भर है और यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए फंसी हुई है। तब तीसरा जो हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा था वह राजनांदगांव है जहां से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने उतारा है तो भारतीय जनता पार्टी ने पुराने चेहरे संतोष पांडे को ही उतारा है। चूंकि इस दौर में सब कुछ मोदी ही है, मोदी का ही चेहरा है, ऐसी परिस्थिति में क्या रमन सिंह चुप बैठ गए थे या रमन सिंह कोई खेल खेल रहे थे? ये बड़ा सवाल का जवाब तब अब मिलेगा जब 4 जून को इसका परिणाम आएगा। लेकिन मौजूदा परिस्थितियां कह रही है कि भूपेश बघेल बहुत आगे हैं अपने प्रतिद्वंदी से और जहां सब कुछ खेल खेला गया उसके बाद भी भूपेश बघेल क्या हार जाएंगे कहना बेहद कठिन है। तब राजस्थान की सभी सीटें जब कल दूसरे चरण में मतदान हुई भारतीय जनता पार्टी की थी और पिछले 2 चुनाव से राजस्थान की सभी 25 सीटें
भारतीय जनता पार्टी के पास। तब कल जो 13 सीटों पर मतदान हुआ उसमें से कहा जा रहा है कि 50-50 की स्थिति है, यानी आधे सीटों पर भाजपा पूरी तरीके से फंसे नजर आ रही है और कुछ भी यहां कांग्रेस के पास जब गंवाने का नहीं है। तब परिस्थितियां पिछले बार से अलग इसलिए क्योंकि पिछली बार पुलवामा को लेकर राजस्थान के युवाओं में मोदी के प्रति एक अलग माहौल था, लेकिन इस बार राजपूत समाज के आंदोलन और वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे कर देने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं या युवाओं में उत्साह ही नहीं दिखाई दिया जो दिखाई देता था, इसलिए वोट भी कम पड़े हैं। तब क्या राजस्थान गंवाने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा? ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिन सीटों पर चुनाव हो रहे थे वहां भी तो सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिला दी है। किसान आंदोलन जाट लैंड के इस क्षेत्र में किस कदर हावी रहा यह किसी से छिपा नहीं है। हालांकि इस डैमेज को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है और जयंत चौधरी को अपने साथ रखा है, लेकिन जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है वह भाजपा के अनुकूल है, यह कतई नहीं कहा जा सकता। ऐसे में महाराष्ट्र के विदर्भ में जो परिस्थितियां हैं, क्या एक बार फिर जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था कांग्रेस वापस ले लेगी? यकीनन, क्योंकि यदि यह हल्ला पूरे महाराष्ट्र में बना दिया गया है कि नितिन गडकरी खुद 1 लाख वोट से हार रहे हैं, यह हल्ला है और इसका प्रभाव भी कहा जा रहा है कि विदर्भ में देखने को मिला है। और यहां न केवल कांग्रेस बल्कि उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना भी बढ़त बनाए दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र की 48 में से जब 41 सीटें पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास थी, तब स्थितियां क्या बन रही है? विदर्भ क्या सचमुच भाजपा के हाथ से निकल जाएगा या भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा? देखना होगा 4 तारीख को। लेकिन बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए दिखाई दे रही है, तो मध्य प्रदेश में अब भी कांग्रेस कमजोर है। वहां की 7 सीटों पर मतदान हो रहा था और कहा जा रहा है कि 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। वहां शिवराज सिंह की नाराजगी का भी असर नहीं दिखाई दे रहा था। यानी कल जिन 88 सीटों पर मतदान हुआ है, जिन राज्यों में मतदान हुआ है, उनमें मध्य प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी खम्भ ठोक के कह सकती है कि यहां कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीतेगी। तब ऐसी परिस्थिति में यदि दोनों चरणों में भाजपा के पास 190 सीटों में से 94 सीटें थी और इन 94 सीटों में से 50 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो यदि 303 के आंकड़े को देखें तो सीधे ही भाजपा एक झटके में 250 के करीब पहुंच जाती है। तब सवाल 400 पार के दावे का हवा होना नहीं है। सवाल तो अब भाजपा के लिए बहुमत का जुगाड़ करना है और वह तभी होगा जब बचे सीटों में से भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी सीटें जीत जाए। और ये परिस्थितियां क्या बन रही हैं देखना होगा।